हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन को। ठीक है, अनुसंधान डिज़ाइन क्या होता है, किस तरीके से पूरा रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है, आज हम इस पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो में हमने रिसर्च के मीनिंग को समझा था। ठीक है, हमने दोबारा से यहाँ पर इसे मेंशन किया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। आर फॉर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी तर्कपूर्ण तरीके से सोचना क्या होता है, आर। ई फॉर एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी हम जो भी ट्रीटमेंट अपने रिसर्च प्रोसेस में कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट प्रोसेस होना चाहिए। अगला आ जाता है हमारा एस फॉर सर्च, सर्च एंड सॉल्यूशन, क्योंकि हम रिसर्च में कर क्या रहे हैं, हम चीज़ों की सर्च में लगे हुए हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। ई फॉर एग्जैक्टनेस, हम जो भी निकालना चाहते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन चाहते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो कैसा निकलना चाहिए, एग्जैक्ट निकलना चाहिए। इसके बाद ए फॉर एनालिसिस, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है, एनालिटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, आर इज़ फॉर रिलेशनशिप और फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। जब रिलेशनशिप हम निकाल लेंगे तो एनालाइज करते हुए हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सी इज़ फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस जनरलाइजेशन, यानी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कैसे करें, तर्कपूर्ण तरीके से करें। अगला है केयरफुल प्लानिंग, जो भी हम प्लान करें वो कैसी हो, एकदम सॉलिड होनी चाहिए, ताकि हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाए। ठीक है, अगला है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, हम हमेशा जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, और बाद में हमें कंडेंस जनरलाइजेशन, ताकि हम अपनी पूरी रिसर्च को जनरलाइज कर सकें। लास्ट आ जाता है एच फॉर हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, रिसर्च जो होती है वो हमेशा हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ताकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दुनिया का एक ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे जो दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ था। ठीक है, इसलिए हॉनेस्टी और हार्ड वर्किंग भी इसके लिए ज़रूरी है। रिसर्च की हम बात करते हैं। रिसर्च इज़ एन एक्टिविटी एज करेक्टराइज बिलो, रिसर्च क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है, कैसी, पहला एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ हायर ऑर्डर, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यानी एक वैचारिक गतिविधि है, जो वो भी कैसी, हाई ऑर्डर की, उच्च लेवल की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिनन, इवेंट एंड एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिगेशन है किसका, फिनोमिना का, इवेंट का, एक्टिविटी का। अगला है एम टू डिस्कवर डेटा एंड फैक्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, इसका एम क्या है, डिस्कवर करना, क्या, डेटाज को, फैक्ट्स को, और उसका इंटरप्रिटेशन करना। अगला पॉइंट है हमारा टू अराइव एट कंक्लूजन्स, टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड लॉज और रिवाइज द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज एंड लॉज। अब हमें इसमें करना क्या होता है, कंक्लूजन्स तक पहुंचना होता है, न्यू थ्योरीज को फॉर्मुलेट करना होता है, नए लॉज को बनाना, या फिर जो पहले से एस्टैब्लिश्ड लॉज हैं, थ्योरीज हैं, उनको क्या करना, रिवाइज करना। ठीक है, अगला पॉइंट है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट फॉर पीयर रिव्यू, और जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हम कम्युनिकेट कर सकें पीयर रिव्यू के लिए। अगला है टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बिफोर एडिंग दिस न्यू नॉलेज टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनरल पूल ऑफ नॉलेज, और जो भी हमारी एक्सेप्टेड नॉलेज है या रिजेक्टेड नॉलेज है, इस पूरी नॉलेज को, ये जो भी जानकारी है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार रिजल्ट का परिणाम सही ही आएगा। कभी कभी जो रिसर्च होती है उसका परिणाम गलत आता है, लेकिन वो भी हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। कैसे कि जो हमारे पास तरीका था, हमने दूसरे तरीकों को जब अपनाया तब भी हमारा जो रिजल्ट आया वो गलत आया, तो इसने भी हमारी नॉलेज को इन्हेंस किया। ठीक है, जैसा आप सबने सुना होगा, जो एडिसन थे, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने बहुत बार उसके लिए प्रयास किया, तो उनको बहुत सारे तरीके वो भी पता थे जिसके थ्रू बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कि जो भी रिसर्च होती है, अगर रिसर्च सही हो गई तो उसने नई नॉलेज को ऐड कर दिया, लेकिन अगर कोई रिसर्च गलत हो गई तो उसने भी हमारे लिए नई नॉलेज को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं रिसर्च डिज़ाइन को, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। डिज़ाइन इन जनरल मीन्स ऑर्गेनाइजिंग अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी कीपिंग द पर्पस इन व्यू। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ के एलिमेंट्स को, किसी भी एक्टिविटी के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है, डिज़ाइन कहलाता है। रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन एक प्रपोज्ड रिसर्च वर्क का एक प्लान होता है।
इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शंस देता है किस फील्ड में, रिसर्च के इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन का होना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से रिसर्च को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक रिसर्च डिज़ाइन और एक रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, वो आपके प्लान को समझ सके, वो आपकी रिसर्च को समझ सके। लेकिन रिसर्च डिज़ाइन इसलिए तैयार किया जाता है ताकि आप अपनी रिसर्च को कैसे करने वाले हैं वो समझ सकें। ठीक है, कर्लिंगर डिफाइंस रिसर्च डिज़ाइन एज अ प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन conceived so as to obtain answers to research questions and to control variance। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसर्च होती है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसर्च डिज़ाइन होती है कर्लिंगर के अकॉर्डिंग, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ, एक प्लान, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेटजी जो हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को करने में, ताकि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके हम आंसर्स को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, द प्लान इज़ द ओवरऑल स्कीम और प्रोग्राम ऑफ रिसर्च। ये जो प्लान होता है ये ओवरऑल स्कीम होती है जिसके थ्रू हम पूरे रिसर्च प्रोग्राम को करने वाले हैं। ठीक है, इट प्रिपेयर्स एन आउटलाइन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड टू कलेक्ट एविडेंस फॉर एनालिसिस फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ये क्या करती है, ये आउटलाइन प्रिपेयर करती है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, फॉर्मुलेट करती है हाइपोथेसिस को और एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, साथ ही साथ कैसे हम टेस्टिंग करने वाले हैं हाइपोथेसिस की उसको भी ये डिसाइड करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर बिफोर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा कमेंस। The function of research design is to ensure that the evidence obtained enable to answer the initial question as ambiguously as possible। रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड करती है क्या, स्ट्रक्चर बिफोर डेटा कलेक्शन, किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और डेटा से हमें क्या क्या जानकारी लेनी है वो भी। द फंक्शंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज टू इंश्योर दैट द एविडेंस ऑब्टेन्ड इनेबल्स टू आंसर द इनिशियल क्वेश्चन, है ना। जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका मेजर काम क्या है, उसका मेजर काम ये है कि जो भी हमारा इनिशियल क्वेश्चन था उसके आंसर्स के अकॉर्डिंग ही हम उससे इन्फरेंसेस निकाल सकें। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन इज प्रिपेयर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसे ही आपका रिसर्च प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है आप रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करते हैं टू सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च एफर्ट। आपकी जो रिसर्च है उसके लिए ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, पहला पर्पज़ देखते हैं, टू प्रोवाइड आंसर्स ऑन रिसर्च एज ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडली, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। इसकी वजह से जो हमारी रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिवली, वैलिडेटली, एक्यूरेटली और इकोनॉमिकली पॉसिबल हो पाती है। अगर हम इसे नहीं बनाएंगे तो हम अपनी रिसर्च को ना तो टाइम पे पूरा कर पाएंगे, ना तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल कर पाएंगे, ना तो उसकी वैलिडिटी को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू ब्रिंग एम्पिरिकल एविडेंस, दैट इज एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम और गाइडेड बाय एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स। एम्पिरिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो हमें या तो एक्सपीरियंस के थ्रू या तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू बियर ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम बाय कंट्रोलिंग वेरिएंस, यानी एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस पर रिसर्च प्रॉब्लम के जो वेरिएंस हैं उनको कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग द वेरिएबल रेफर्स टू कलेक्टिंग एविडेंस ऑन वन वेरिएबल कीपिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट। अब कंट्रोलिंग द वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करना और दूसरे वेरिएबल को कंट्रोल करना। ठीक है, दिस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वेरिएबल इज लाइकली टू गिव एक्सेप्टेबल डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये जो काम हम कर रहे हैं, यानी अगर हम एक वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो उस रिसर्च प्रोसेस के थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकें और उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अगला है कंपोजिशन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। अ रिसर्च डिज़ाइन जनरली कंप्राइजेज द फॉलोइंग डिटेल्स। अब क्या हो गया, जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम उसे समझते हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। हमारी जो रिसर्च है उसकी प्रॉब्लम क्या है हम वो लिखेंगे, हम किस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, अगला है स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी आंसर्ड और हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, जो भी हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें चाहिए पर्टिकुलरली वो हम लिखेंगे, या फिर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको लिखते हैं
क्योंकि हम हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है इस समस्या का महत्व क्या है, ये जब सॉल्व हो जाएगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा वो लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च स्टडी, हमें ये भी लिखना होता है कि इस रिसर्च स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, देयर ऑपरेशनल डेफिनेशंस और वेरिएबल्स, क्या हमारी धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, परिकल्पना क्या है, डेफिनेशंस कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, क्या वेरिएबल होगा, ठीक है, कौन सा कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, कौन सा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, ठीक है, कौन सा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, वो सब कुछ इसमें हमें बताना पड़ता है। इसके अलावा काइंड्स एंड सोर्स ऑफ गैदरिंग डेटा, किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं, किस प्रकार का डेटा हम कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मेथड्स ऑफ गैदरिंग डेटा, कौन से मेथड के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो भी लिखेंगे। उसके बाद डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी लिखना है। इसके अलावा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद हमें डेटा को एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। बाद में आ जाता है रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल एंड बजट्स। अब इसमें हमें अपने रिसोर्सेज को लिखने वाला है कि किस पर्सन्स का इस्तेमाल करना है, बजट हमारा क्या रहने वाला है, यानी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उन हर एक रिसोर्स जो इसमें यूज़ होने वाली है, हर एक चीज़ को हमें इसमें लिखना है। लास्ट में आ जाता है टाइम बाउंड या टाइम स्कीम, किस समय के अंदर ये हमारे जो रिसर्च है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स कि रिसर्च डिज़ाइन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। It must be noted that the research hinges heavily on steps 6 to 9, which deals with the collection of data for getting the right evidences and subsequently operations of the assembling them in a logical way and organizing the data for analysis and interpretation. अगर हम बात करें, हम पीछे वाली स्लाइड्स में चलते हैं, इसमें हम देखते हैं जो हमारा स्टेप नंबर 6 से लेके 9 तक का स्टेप है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ से लेकर के ये वाले जो स्टेप्स हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डेटा को किस तरीके के डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस डेटा को गैदर करने के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, वो सारी चीज़ें इन स्टेप्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। 6 to 9 के जो स्टेप्स हैं, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको सही से सेट करते हैं, सब्सिक्वेंटली उसमें ऑपरेशंस को लगाते हैं, लॉजिकल वे में सेट करना उसको, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा और उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत, ठीक है। A research design should have the attributes to ensure a reasonable quality in the collection of data and recording them. अब क्या हुआ कि जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन है वो हमें ये बताती है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी एक रीज़नेबल क्वालिटी होनी चाहिए, और जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। जितना अच्छे से अच्छा डेटा हम कलेक्ट करेंगे उतनी ही अच्छी और उतनी ही रिलायबल हमारी रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम कुछ चीज़ों को निर्धारित करते हैं, जैसे पहला ऑब्जेक्टिविटी, हमारी जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है रिलायबल, जो रिसर्च है वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी कि अगर हम डेटा अच्छा कलेक्ट करेंगे, डेटा विश्वसनीय होगा तो हमारी रिसर्च अपने आप ऑथेंटिक हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा वैलिडिटी, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वैध होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं इनवैलिड डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। चौथा है जनरलाइजेशन, और ये चारों क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, यानी इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ही बेहतर है, ऐसी रिसर्च को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा to obtain accuracy in recording the scores. The measuring instrument should also measure accurately without any subjectivity. Objectivity की बात हमने पहले भी की थी। मान लीजिए किसी घटना को आपने देखा और किसी कैमरे ने देखा, जब आपसे पूछा जाएगा उस घटना के बारे में तो आप उस घटना के बारे में जब बताएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख देंगे, लेकिन जब उसी घटना को कैमरे से पूछा जाएगा तो कैमरा क्या करेगा, कैमरा उस घटना को एज इट इज़ बताएगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिविटी का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ जो भी चीज़ जैसी थी उसको वैसा ही बता देना ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन जब हम उसमें अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, सब्जेक्टिविटी। इसीलिए रिसर्च को ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स बोल रहे हैं हमें वही लिखना है ना। अगर हम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर देंगे तो हमारी रिसर्च डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। अब
ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। रिलायबिलिटी को भी हमने बात करी थी, उसमें मैंने ये भी बताया था कि रिलायबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है कि जब भी कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप वेरिएबल में कोई चेंज ला रहे हैं और उसका आउटपुट चेंज हो रहा है, तो हर बार वेरिएबल के चेंज होने पर उसका आउटपुट बदलना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि आपकी रिसर्च में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आप दूध को दही में जमा रहे हैं, आपने दूध में बैक्टीरिया मिलाया और वो दही जम गया। आपने पहली बार मिलाया तो दही जम गया, दोबारा मिलाया दही जम गया, तीसरी बार मिलाया दही नहीं जमा। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये प्रोसेस है वो रिलायबल नहीं है, यानी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गलती से किसी बार जम सकता है और गलती से किसी बार नहीं जमेगा। यानी जब भी रिलायबिलिटी होगी, हर बार ये चीज़ होगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। जो वेरिएबल में चेंज आप लाएंगे उसका आउटपुट आपको तुरंत देखने को मिलेगा, और वो आउटपुट हर बार जब जब आप अपने वेरिएबल में चेंज लाएंगे तब तब आउटपुट में चेंज होगा। ठीक है, तो आर रिस्पोंडेंट इज एक्सपेक्टेड टू गिव द सेम रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर आइटम एवरी टाइम ही इज़ आस्क्ड। जैसे कि आपसे पूछा जाए क्या आपने बिस्किट खाया, आपने कहा हाँ। दोबारा पूछा गया, आपने कहा हाँ। तिबारा पूछा गया, आपने कहा हाँ। जितनी बार भी आपसे पूछा जाए, आप हाँ में अगर आंसर दे रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो रिलायबल है। लेकिन अगर आप बार बार चीज़ों को बदल रहे हैं, आपने पहले बोला हाँ, फिर दोबारा बोल दिया ना, फिर हाँ, ऐसे, तो आपका आंसर जो है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, In case a respondent keeps on changing his response, then it would be difficult to decide as so to which the response should be considered a genuine response. अगर आप बार बार चेंज करते हैं अपने रिस्पॉन्स को तो कौन सा आंसर जेन्युइन है इसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिसर्च का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है कि रिसर्च जो पहली बार कह रही थी वही दोबारा बार कहे। ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ और कहे, दोबारा कुछ और कहे। ठीक है, रिसर्च अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई रिसर्च की, उसका जो मैंने आउटपुट निकाला, दोबारा कोई भी व्यक्ति जब उस रिसर्च को कंडक्ट करे तो वही आउटपुट निकलना चाहिए। यही होती है रिलायबिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वैलिडिटी। Validity pertains to the appropriate measuring instrument it is taken to measure. For instance, a job satisfaction test should only measure job satisfaction and nothing else. यानी वैलिडिटी से मतलब क्या है? वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी टेस्ट को मेज़र करने के लिए बना हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लाया, आप उस इंस्ट्रूमेंट से जॉब सेटिस्फैक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। मींस जब भी आप उससे टेस्ट करेंगे तो क्या टेस्ट होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यही चीज़ होती है वैलिडिटी, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है उसी के लिए यूज़ किया जाए, दूसरे के लिए ना यूज़ किया जाए। जैसे आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है और जो एसी का रिमोट होता है, दोनों दिखने में लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। टीवी का रिमोट सिर्फ टीवी के लिए होता है और एसी का रिमोट सिर्फ एसी के लिए होता है। यानी जो चीज़ जिसके लिए है वो उसी के लिए काम करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वैलिड। और इसी को हम रिसर्च में बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिसको मेज़र करने के लिए रखी गई है, अगर वो उसे मेज़र करेगी केवल, तो वो एक्यूरेट डेटा देगी। ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। और इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों का डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हमको एक्यूरेट डेटा मिल सके। ठीक है, दीज इंक्लूड वैलिडेटिंग द प्रेजेंट डेटा अगेंस्ट कॉन्करेंट क्राइटेरियन ऑफ फ्यूचर प्रिंसिपल और थ्योरीज। यानी आज जिस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि बाद में, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि आज जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा, तो रिसर्च का परिणाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा, फ्रॉम द application of above attributes, a research design should use appropriate measuring instruments to yield objectivity, reliability and valid data. Objectivity, reliability और validity, ये तीन attributes ऐसे हैं जिनका application हम देखते हैं अपनी research design में। और क्यों होता है ये? ताकि हम अपने डेटा को appropriate तरीके से measure कर सकें। ठीक है, the data एनालिसिस शुड लीड टू जनरलाइजेशन। अब जब हम इस डेटा को एनालाइज करें, इसका इन्फ्रेंस निकालें, इसको कंक्लूड करें, तो ये जनरलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, इसको हम जनरलाइज कर सकें। ठीक है, विच में परमिट एप्लीकेशन विद द रेफरेंस टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा एंड दस लीड टू सम जनरलाइजेशन। और लास्ट में ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ये सारे जो ये तीनों हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े, अगर ये एट्रीब्यूट्स तीनों ठीक हैं तो हमारा जो डेटा होगा वो सही आएगा, और
जो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा वो भी ठीक आएगा और हम उस रिजल्ट को फिर जनरलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे एट्रीब्यूट्स को देखा और साथ ही साथ हमने पूरी रिसर्च डिज़ाइन को समझ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।